नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 18 नवंबर 2021 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए सबसे पहले सत्र के विषय की चर्चा करते हैं। तो भारत रूस के साथ पहला 2+2 आयोजन होने की संभावना है आगामी दिनों में। तो इसमें हम भारत रूस के साथ संबंधों की चर्चा करेंगे। भारत और रूस के संबंधों का महत्व क्या है, और भारत के लिए रूस का क्या महत्व है, और रूस के लिए भारत का क्या महत्व है। इसके साथ साथ रूस और भारत के बीच संबंधों में जो समक्ष चुनौतियां हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। दूसरा जो शीर्षक है स्वास्थ्य देखभाल, तो कहीं ना कहीं निजी क्षेत्र की सहभागिता बढ़ रही है, इससे संबंधित इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और तीसरा टॉपिक है दिल्ली में प्रदूषण संकट, और उसके बाद अगला जो शीर्षक होगा ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने का मार्ग। तो इसमें अनुसूचित जातियों जनजातियों के बारे में, जो आदिवासी या आदिम जातियां हैं, उनके संरक्षण के बारे में हम बातचीत करेंगे। और उसके बाद जो अंतिम जो शीर्षक है पीठासीन अधिकारियों की बैठक चल रही है यह हिमाचल प्रदेश के शिमला में, तो इसमें क्या क्या बातें हुई इनकी चर्चा करेंगे। और अंत में मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न, उसकी संरचना बताई जाएगी, कैसे प्रश्न को लिखा जाए। तो सबसे पहले शीर्षक की ओर चलते हैं, इंडिया टू होल्ड फर्स्ट 2+2 विथ रशिया ऑन दिसंबर 6। यह पेज नंबर 9 पे आई हुई खबर है। इसको जीएस के सेकंड पार्ट में हम डाल सकते हैं। तो संदर्भ क्या है कि भारत 6 दिसंबर को रूस के साथ पहला 2+2 आयोजन करेगा। तो भारत 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रियों संवाद का पहला संस्करण भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक शिखर बैठक के साथ आयोजित किया जा सकता है। और इसमें जो महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे, जैसे रक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, व्यापार पर समझौते अपेक्षित हैं। तो इसमें जो है 2+2 वार्ता क्या है, सबसे पहले यह आप जानना आवश्यक है आपके लिए। तो 2+2 वार्ता दो देशों के दो मंत्री उसमें भाग लेते हैं, जैसे रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री। तो किन्हीं दो देशों के शीर्ष मंत्रियों और उनके समकक्षों के बीच होने वाली वार्ता को 2+2 वार्ता कहा जाता है। इस वार्ता की शुरुआत सर्वप्रथम जापान ने की थी, और बाद में दुनिया भर के कई देशों ने बातचीत के इस तरीके को अपनाया है। तो आमतौर पर इस तरह की वार्ताओं का लक्ष्य यही होता है कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के लिए एक उच्च स्तरीय राजनयिक और राजनीतिक बातचीत को सुविधाजनक बनाया जा सके। तो अब इसमें जो महत्वपूर्ण विवरण में अगर बात की जाए, तो दोनों पक्ष मुख्य रूप से समय संबंधी मुद्दों के कारण शिखर सम्मेलन के समय 2+2 वार्ता आयोजित करने पर विचार कर रहे हैं। तो विदेश मंत्री हमारे देश के एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी रूसी समकक्ष सरगेई लावरोव और सरगेई शोइगु के साथ बातचीत करने वाले हैं। तो जयशंकर और श्री राजनाथ सिंह को नवंबर के अंतिम सप्ताह में मॉस्को की यात्रा करनी थी, लेकिन 29 नवंबर से संसद सत्र का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, जिसकी वजह से इसमें संशोधन किया जा रहा है। और आगामी जो 6 दिसंबर को बैठक होगी तो उसमें भाग लेंगे। इसी तरह से दिसंबर की शुरुआत या इस महीने के अंत में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ भी भारत अमेरिका की 2+2 वार्ता होने की संभावना है, लेकिन इसी की वजह से इसे टालने की संभावना है। तो इस तरह से भारत रूस की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो पुतिन के 6 दिसंबर को पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय शिखर वार्ता के लिए भारत आने की संभावना है। तो इस तरह से इन दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार, ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत सारे समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। और इसी समय दिसंबर में ही आप लोगों को पता होगा कि S-400 जो रक्षा प्रणाली वह भी आने वाली है, जबकि अमेरिकी प्रतिबंध यानी काटसा का प्रयोग कर रहा है कि नहीं, लेकिन उसके बीच यह S-400 हमारे देश में आने वाली है। तो रूस में वर्तमान स्थिति में अगर बात किया जाए, तो अतिरिक्त जैसे सुखोई, MiG-29 जेट और 400 T-90 टैंकों के ऑर्डर पर काम चल रहा है। और यह भी 2018 के बाद से रक्षा संबंधों में मौलिक परिवर्तन ने द्विपक्षीय अनुबंधों को प्रति वर्ष 2 से 3 बिलियन डॉलर से 9 से 10 बिलियन डॉलर तक ले लिया है, जिसे रूस भारत का शीर्ष रक्षा भागीदार भी बन गया है। और दो प्रमुख रक्षा सौदे जैसे
203 असॉल्ट राइफल और इसमें इग्ला एस बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली हैं। तो इस तरह से इन सब बातों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ भारत और रूस के बीच लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट के पारस्परिक आदान प्रदान और एक नौसेना से नौसेना सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की भी उम्मीद है। तो इस तरह से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और रूस लॉजिक सपोर्ट के क्षेत्र में इन सब पर समझौता होने की संभावना है। तो इस तरह से इसके साथ साथ अफगानिस्तान में सामने आ रहे मानवीय संकट और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए भी तालिबान द्वारा काबुल के अधिग्रहण के निहितार्थ भी शिखर सम्मेलन में प्रमुखता से चर्चा होगी। तो इस तरह से शिखर सम्मेलन पिछले साल कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था और अब तक भारत और रूस के बीच वैकल्पिक रूप से यह 20वां शिखर सम्मेलन मतलब 20वीं शिखर बैठकें हो चुकी हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भारत और रूस के बीच काफी पुराने मित्रवत व्यवहार रहे हैं। तो सबसे पहला है भारत चीन सीमा तनाव के खिलाफ संतुलन, यानी कि पूर्वी लद्दाख क्षेत्र आपने देखा होगा, गलवान घाटी वाला जो यह क्षेत्र चर्चा में रहा कोरोना के काल में। तो ऐसे में जो है यह सीमावर्ती क्षेत्रों में जो चीनी आक्रामकता है उसमें भारत और चीन संबंधों की प्रगति को प्रभावित कर सकता है। हालांकि यह भारत चीन के बीच जो तनाव है यह इसको कम करने के लिए रूस की क्षमता इसमें है। तो इसलिए रूस को जो है रूस का महत्व यहाँ पर बढ़ जाता है कि भारत चीन में संतुलन बनाने में रूस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसी तरह से आर्थिक संपर्क के जो उभरते नए क्षेत्र हैं, चाहे वह रोबोटिक्स का क्षेत्र हो, नैनोटेक है, बायोटेक है, खनन है, कृषि औद्योगिक और उच्च प्रौद्योगिकी, ये सब बातों का इस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कई बिंदुओं पर। तो यह जो है इन क्षेत्रों पर अवसरों में उभरने की संभावना है और भारत और रूस के आर्थिक कह सकते हैं संपर्क की वजह से। और इस तरह से आतंकवाद के विरुद्ध भी भारत और रूस काफ़ी जो है इसमें कार्य कर रहे हैं। दोनों मिलकर अफगानिस्तान में अपनी पहुंच को और भी बढ़ाने के लिए दोनों देश, जैसे मैंने बताया ना कि अफगानिस्तान मुद्दे पर भी उनकी चर्चा होगी। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय जिसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, इसके तहत यानी इस पर भी जो है इस पर शीघ्र ही अंतिम रूप दिए जाने की इन देशों ने मांग की है। और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन, जैसे संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्य के रूप में रूस खुलकर भारत का साथ देता है। इसी तरह से परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की स्थायी सदस्यता के लिए भी रूस पूरी तरह से समर्थन करता है। इसी तरह रूस के लिए भारत की क्या महत्ता है, तो रूस के लिए भारत की महत्ता की अगर हम बात करते हैं तो जो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है उसको वह पुनर्जीवित कर सकता है, इसमें भारत की सहायता उसको पड़ेगी। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है चूंकि रूस जो है यूरेशियन इकोनॉमिक की सफलता में वैधता हासिल करने के लिए भारत की जो नरम शक्ति का वह लाभ उठा सकता है और इसके साथ साथ शीत युद्ध के समय की तरह ही इस क्षेत्र पर अपने आधिपत्य को वह फिर से स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में भारत की इसको बहुत जरूरत है और चीन के बढ़ते प्रभुत्व के खिलाफ संतुलन भी, चूंकि अभी अगर देखा जाए तो एशिया में सबसे प्रमुख रूप से इवन विश्व में तेजी से अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा है चीन, तो इसके खिलाफ संतुलन में भी वह भागीदारी में भारत का साथ ले सकता है। चूंकि रूस और चीन की जो साझेदारी है अगर वर्तमान देखा जाए तो एक अर्ध गठबंधन के रूप में है, लेकिन रूस बार बार यही बात दोहराता है कि वह स्वयं को किसी के जूनियर पार्टनर के रूप में नहीं, यहां पर चीन चाहता है कि वह जूनियर पार्टनर के रूप में रूस उसके साथ अपनी भूमिका निभाए, लेकिन रूस यह चाहता है कि भारत इस क्षेत्र में चीन के प्रभुत्व के बावजूद शक्ति संतुलन बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाए और जो है रूस का समर्थन करे। और इस तरह से मुख्य रूप से कह सकते हैं कि क्षेत्र विकास में चीन की भूमिका रही है, इसलिए चीन पर बढ़ती निर्भरता को कम करने के लिए रूस भारत की सहायता के माध्यम से विविधता लाना चाहता है। तो इस तरह से रूस को भी भारत की आवश्यकता है। अब रूस भारत संबंधों में जो चुनौतियां हैं तो यह जो है चीन और रूस का उभरता गठबंधन कि ये प्रवृत्ति सबसे ज्यादा एशिया में दिखाई जाती है। चीन जैसी उभरती शक्ति का आधार ही क्या है, एशिया है। तो वहीं से वे दुनिया की
स्थापित महाशक्तियों को चुनौती देता है। तो यही भूक्षेत्र भारत और रूस के लिए भी अहम है। तो मौजूदा वक्त में यही इलाका वैश्विक भू राजनीति का केंद्र बना हुआ है। तो भले ही इन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध बेहद मधुर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद एशिया के बड़े कैनवास पर आपसी तालमेल और सहयोग बढ़ाने में इन दोनों ताकतों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो 2014 के बाद से चीन बाहरी दुनिया के रूप में रूस का सबसे बड़ा साथी बनकर उभर रहा है। तो ऐसे में यह भारत के लिए चिंता का विषय है, भारत के संबंधों के लिए चुनौती है। फिर रूस का पाकिस्तान की ओर झुकाव, रूस पाकिस्तान को हथियार मुहैया करा रहा है, पश्चिमी देशों के साथ भारत की बढ़ती दोस्ती। तो चीन की जो विस्तारवादी विदेश नीति ने भारत को पूर्व के संकोचों को दूर करने और पश्चिमी देशों विशेष रूप से अमेरिका के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों को सक्रिय करने के लिए विवश किया है। वो यह क्वाड प्रक्रिया को पुनः सुनियोजित रूप से शुरू किए जाने और एक स्वतंत्र तथा समावेशी हिंद प्रशांत की घोषणा में भारत की भूमिका से प्रतिबिंबित होता है, जिससे कि रूस दूरी बना सकता है। और रूस की जो पाइवोट टू द ईस्ट नीति है, यानी पूर्व की तरफ का उसका जो झुकाव है, चाहे 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, उसे अलग करने के लिए इन प्रयासों के जवाब में रूस ने अपनी पाइवोट टू द ईस्ट नीति को और अधिक मजबूती के साथ सामने रखा है। तो रूस के इस रुख से चीन के साथ इसके संबंध में और सुधार, इसके साथ साथ तुर्की, ईरान तथा पाकिस्तान के साथ इसके बेहतर होते संबंध के रूप में देखा जा सकता है। तो इस तरह से चूंकि रूस की जो पाइवोट टू द ईस्ट जो पॉलिसी है अमेरिका के साथ तालमेल नहीं रखती है, तो ऐसी स्थिति में भारत और रूस के संबंधों को यह प्रभाव डाल सकती है। तो ये सब चुनौतियां हैं। तो इस तरह से आगे की राह यही हो सकती है। हम यही कह सकते हैं कि भारत रूस आज भी एक दूसरे को घनिष्ठ मित्र मानते हैं और आज भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रूस भारत का खुलकर सपोर्ट करता है। और तालिबान के यानी अफगानिस्तान के मामले में भी भारत रूस को एक तरह से देख सकते हैं कि अपने साथ लेकर के अफगानिस्तान समस्या को हल करने का प्रयास करना चाहता है। तो ऐसे में भारत को संतुलन स्थापित करना होगा। इन दो बड़ी शक्तियों को कैसे मित्रवत व्यवहार रखना है, यह अब भारत को अपनी विदेश नीति, कूटनीति, इन दोनों पर भी ध्यान रखना होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे जो पेज नंबर 6 पे आया हुआ है, इसको जीएस के सेकंड पेपर गवर्नेंस के अंतर्गत डाल सकते हैं। स्वास्थ्य देखभाल मार्ग की तुलना में अधिक निजी क्षेत्र का अधिक प्राइमर यानी प्रवेश हो रहा है। तो नीति आयोग की एक नई रिपोर्ट ने स्वीकृत तर्क को खारिज कर दिया गया है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज सरकार के लिए एक मजबूत भूमिका की आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखिए ये शब्द आ रहा है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, ये क्या है? तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इसे कहते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में स्वास्थ्य संवर्धन से लेकर रोकथाम, उपचार, पुनर्वास और आवश्यक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का पूरा स्पेक्ट्रम और चिकित्सीय देखभाल इसके अंतर्गत शामिल है। यानी इसके माध्यम से सेवाओं तक सभी की पहुंच होती है। लोगों को अपनी जेब से स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और इलाज के चलते लोगों के गरीबी के दलदल में फंसने का जोखिम भी यह कम करता है। तो आयुष्मान भारत कार्यक्रम इसके दो स्तंभ हैं, स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज हासिल करने की परिकल्पना की गई है। तो यहाँ पर विवरण में यही बात की जा रही है कि केंद्र सरकार की जो प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उद्देश्य लगभग 50 करोड़ लोगों को, गरीब और कमजोर आबादी को प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक के अस्पताल में भर्ती कवर का विस्तार करना है। तो ABPMJAY और राज्य स्तरीय सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के अलावा भारतीय आबादी के छोटे हिस्से सामाजिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं और निजी स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत आते हैं। तो हाल ही में सरकार द्वारा आबादी के बचे हुए हिस्से को कवर करने पर चर्चा की गई है, जिसे आमतौर पर गरीबों और अमीरों के बीच जो मिसिंग कह सकते हैं, मिसिंग मध्यम वर्ग उसे कहा जाता है। तो इस दिशा में नीति आयोग ने हाल ही में भारत के लापता मध्य वर्ग के लिए स्वास्थ्य बीमा शीर्षक से एक रोड मैप दस्तावेज प्रकाशित किया है। हालांकि कम से कम कहने के लिए रिपोर्ट भारत के सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए एक विश्वसनीय मार्ग की सभी आशाओं और अपेक्षाओं को भ्रमित कर रही है। इसमें कहीं न कहीं निजी क्षेत्र का ज्यादा प्रभुत्व
बढ़ रहा है। तो रिपोर्ट में स्वैच्छिक अंशदायी स्वास्थ्य बीमा का प्रस्ताव मुख्य रूप से निजी वाणिज्यिक स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा जो लापता मध्यम वर्ग तक स्वास्थ्य बीमा के विस्तार के लिए प्रमुख साधन के रूप में दिया गया है। तो यह जो है यही मेन शीर्षक दिया गया है। तो सरकारी सब्सिडी यदि कोई हो तो लापता मध्यम वर्ग के भीतर और कुछ स्वैच्छिक अंशदायी बीमा के विकास के बाद के चरण में बहुत गरीबों के लिए आरक्षित की जाएगी। यह एक दशक पहले यूएचसी पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिपादित दृष्टिकोण से एक प्रमुख विचलन है, जो यूएचसी के साधन के रूप में इस तरह के स्वास्थ्य बीमा मॉडल के बारे में संदेहपूर्ण है और निजी स्वास्थ्य की भागीदारी के साथ बड़े पैमाने पर कर वित्त पोषित स्वास्थ्य प्रणाली की वकालत करता है। तो इसमें सीधे सीधे यही बात आ रही है कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज यहाँ पर कहाँ पर रह गया, जिसके तहत लोगों को बिना पैसे के ही स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी। तो रोगी की देखभाल के लिए स्वास्थ्य नीति की जो अल्प विकसित समझ रखने वालों को भी पता होगा कि स्वास्थ्य देखभाल के वित्त पोषण के निजी स्रोतों पर मुख्य रूप से निर्भर होकर किसी भी देश ने कभी भी यूएससी हासिल नहीं किया है। तो साक्ष्य से यही पता चलता है कि भारत जैसे विकासशील देशों में एक विशाल अनौपचारिक क्षेत्र के साथ अंशदायी स्वास्थ्य बीमा आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है और यह समस्याओं से भरा हो सकता है। तो अस्पताल में लेकिन जब हम अंशदायी सामाजिक स्वास्थ्य बीमा मॉडल के अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों को देखते हैं तो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण सामने आते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो योजनाओं के लिए सरकारी सब्सिडी का महत्वपूर्ण स्तर, संचालन का गैर लाभकारी तरीका और स्वास्थ्य के लिए कुछ महत्वपूर्ण गारंटी नीति रिपोर्ट इन मूलभूत नियमों को व्यापक रूप से उपेक्षा कर रही हैं। तो इस तरह से अस्पताल में भर्ती बीमा के लिए रिपोर्ट आरोग्य संजीवनी योजना के समान एक मॉडल प्रस्ताव करती है। तो यहाँ पर यह बिंदु दिया गया है। यह स्पष्ट है कि यह मॉडल कुछ प्रीमियम को छोड़कर वाणिज्यिक निजी बीमा से थोड़े अलग कैसे है। तो यह कम प्रीमियम बीमा कंपनियों की प्रशासनिक लागत की कई उपाय के माध्यम से कम करके प्राप्त किया जाता है, जिससे सरकारी बुनियादी ढांचे के निजी उपयोग और संभवतः चिकित्सक भुगतान के कम शक्ति वाले तरीकों पर स्विच करना शामिल है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारी सब्सिडी या विनियमन के कारण कम प्रीमियम प्राप्त नहीं होता है। कोई यह देख सकता है कि कैसे यह मॉडल परंपरागत निजी बीमा की विशेषता वाले लगभग हर दोष के प्रति संवेदनशील है। उदाहरण के लिए हम बात करें तो स्विट्जरलैंड जैसे देशों पर हम विचार करें तो निजी बीमा कंपनियों और बीमा के प्रतिस्पर्धी मॉडल में पर मुख्य रूप से निर्भर होने के बावजूद कुछ महत्वपूर्ण जांच और संतुलन मौजूद हैं। लाभ जो है कानून में अंकित हैं, मूल बीमा अनिवार्य है तथा लाभ के लिए कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से आप देखिए विकसित देशों में यह स्थिति है तो हमारे देश में यह क्या होगा। तो इस तरह से रिपोर्ट प्रतिकूल चयन का मुकाबला करने के साधन के रूप में समूहों में नामांकन का सुझाव देती है। अस्पताल देखभाल पर प्रचलित प्रति व्यक्ति व्यय का उपयोग अस्पताल बीमा की सामर्थ्य को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है और इस प्रकार बीमा के लिए भुगतान करने की संभावित इच्छा को देखा जाता है। तो इन दोनों धारणाओं के व्यवहार में यह दूर की कौड़ी दिख रहा है और मॉडल के व्यापक प्रतिकूल चयन के बावजूद इसकी विशेषता होने की संभावना यह हमें याद रखना होगा। लगभग 2 दशक पुरानी विरासत के बावजूद गरीबी के लिए मुफ्त सरकारी स्वास्थ्य बीमा को भी देश में बहुत कम पहुंच है, यानी सब लोगों तक इसकी पहुंच ही नहीं हो पाई है। तो कम प्रीमियम वाले अंशदायी निजी स्वास्थ्य बीमा की संभावित नियति एक ऐसे लक्ष्य समूह के लिए स्पष्ट है जो काफी समृद्ध नहीं थे। तो यहाँ पर यह ध्यान देना होगा कि सरकार को अपना जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य जो कवरेज है उस पर ध्यान देना आवश्यक होगा। तो आउट पेशेंट देख रेख, उसको कहते हैं ओपीडी देखभाल, तो बीमा कवरेज के संबंध में एक और भी अधिक अस्थिर मामला बना दिया है, जिसमें डॉक्टर परामर्श, निदान, दवाएं इत्यादि इसमें शामिल हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ओपीडी होता है, बहुत ही कम समय डॉक्टर्स देते हैं और ज़्यादातर वो लोग अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और वहाँ पर उन्हें बुलाते हैं। तो इस तरह से उन लोगों के ऊपर यह खर्चा बढ़ जाता है। तो स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च और साथ ही स्वास्थ्य देखभाल खर्चों के कारण परिवारों की गरीबी में एक कड़ी, कह सकते हैं एक बड़ी भूमिका है। तो इस तरह से वह लोगों के मतलब उनका आधे से ज्यादा पैसा स्वास्थ्य सेवाओं में चला जाता है, जिससे कि उनमें गरीबी निरंतर बढ़ती जा रही है। तो रिपोर्ट में प्रति परिवार 5,000 बीमित राशि के साथ एक ओपीडी बीमा का प्रस्ताव है और भुगतान करने की क्षमता को सही ठहराने के लिए फिर से औसत प्रति व्यक्ति ओपीडी खर्च का उपयोग भी
करता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ओपीडी बीमा सदस्यता के आधार पर परिकल्पित है, जिसका अर्थ है कि बीमित परिवार को लाभ प्राप्त करने के लिए लगभग पूरी बीमा राशि का अग्रिम भुगतान करना होगा और यह आखिरी बात है जिसकी कि यूएससी के साथ बराबरी की जाएगी। तो स्पष्ट रूप से इस मार्ग से ओपीडी देखभाल पर जेब से खर्च में कोई महत्वपूर्ण कमी आने की संभावना नहीं दिख रही है, जो बीमा प्रदान करने के पूरे उद्देश्य को यह गलत करार करता है। तो इस तरह से कम शक्ति वाले चिकित्सक भुगतान मोड और देखभाल के अधिक एकीकृत और समन्वित मार्ग का उपयोग करने के कारण होने वाली कोई भी बचत या लाभ नहीं कर पाते हैं। हालांकि उनका योगदान नाम मात्र का होने की संभावना है और कम से कम बीमा में शामिल प्रशासनिक लागतों से आंशिक रूप से एक ऑफसेट किया जा सकता है और व्यक्ति इस तरह की ओपीडी बीमा योजना के प्रति काफी हद तक उदासीन होने की संभावना है, खासकर अगर यह स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं की पसंद को प्रतिबंधित अगर कर रहा है। तो नीति रिपोर्ट के सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत तर्क की अवहेलना करती है कि यूएससी स्वास्थ्य देखभाल में विशेष रूप से विकासशील देशों में सरकार के लिए एक मजबूत और व्यापक भूमिका निभाता है और भारत में यूएससी के लिए एक रास्ता तय करने के बजाय रिपोर्ट निजी स्वास्थ्य बीमा के चिन्हों पर और पैठ के विस्तार के बारे में सोच रहा है। इसके अलावा रिपोर्ट सरकार के लिए कुछ या बिना किसी वित्तीय प्रभाव के एक कह सकते हैं कि मायावी यूएससी को प्राप्त करने की कोशिश कर रही है, जो कि कल्पना के किसी भी हिस्से के लिए यह एक बेतुका विचार है। कोविड-19 के बाद इस तरह की स्वभाव बेहद निराशाजनक है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च को जीडीपी के 2.5% तक बढ़ाने की परिकल्पना की गई थी। अब इसमें जो है इस तरह से यह आप देख सकते हैं कि कहां पर यह टिक रहा है। तो इस तरह से निजी क्षेत्र की इतनी भागीदारी करना कहीं ना कहीं यह तर्कसंगत नहीं है। तो इस पर जो है सरकार को ध्यान देना आवश्यक। अब बढ़ते हैं अगले शीर्षक की ओर। इसमें दिया गया है पेज नंबर 6 पे है, इसको जीएस के थर्ड इन्वायरमेंट इकोलॉजी यानी पोल्यूशन में डाल सकते हैं। इंड द ब्लेम गेम। तो यह दोषारोपण का खेल खत्म हो, यानी दिल्ली के प्रदूषण संकट के दीर्घकालीन समाधान के लिए संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है। यानी दोषारोपण का खेल खत्म होना चाहिए और दिल्ली के प्रदूषण संकट के दीर्घकालीन समाधान के लिए संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है। किसी एक के ऊपर यह नहीं थोपा जा सकता है। तो प्रमुख तथ्य में यही है कि सर्दियों के आगमन से पहले ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में घटनाओं का एक परिचित क्रम सामने आता है। वर्तमान समय में आप देख सकते हैं कि दिल्ली एक गैस चैम्बर के रूप में परिवर्तित हो गया है। वहां पर सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तो सर्दियों के आगमन से पहले ही ये समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मानसून इसमें पीछे हट जाता है, हवा सूख जाती है और हवा का नीचे कह सकते हैं वहाँ पर हवाएं भी नहीं चलती, जिसके कारण यह पोल्यूशन और बढ़ जाता है। इसमें निर्माण उद्योग, सड़क परिवहन से होने वाला प्रदूषण जो अब तक यह कह सकते हैं साल भर छिपा रहता है और फिर यह बाद में दिखाई देने लगता है। तो इसमें कई कारक हैं। इसी अवधि में अगर देखा जाए तो उत्तर भारत में एक अनोखी प्रथा है पराली जलाने की। तो उसमें पंजाब, हरियाणा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों ने गेहूं के लिए जगह बनाने के लिए अपने खेतों में धान के भूसे को जल्द साफ करने के लिए वह उसमें आग लगा देते हैं, भूसी में आग लगा देते हैं, पराली में आग लगा देते हैं। तो लंबे समय से चली आ रही इस प्रथा को अब आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इसका दिल्ली की हानिकारक वायु गुणवत्ता के संबंध में सीधा संबंध बताया जा रहा है। तो पूरी तरह से जो है पराली का धुआं पर जो है पूरी तरह से ठीकरा फोड़ दिया जाता है। हालांकि यह बहुत ही पुरानी प्रथा है, लेकिन अब वर्तमान समय में दिल्ली में जो स्थिति है उसको देखते हुए इसके ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इसी तरह से जो है सीजन के दौरान दीपावली, चूंकि इसी समय दीपावली का, तो आप देखते हैं कि वहाँ पर सीधे सीधे सरकार बोलती है कि पटाखे छुड़ाने के बाद 2-3 दिन तक वहाँ पूरा पोल्यूशन रहता है। तो यह जो है, लेकिन उस दीपावली के बाद तो ठीक हो जाना चाहिए, और दीपावली भी कोई
अभी नई प्रथा तो है नहीं, ये भी पुरानी प्रथा है। तो इस तरह से इस तरह के साथ साथ इस मौसम को अधिक सामाजिक समारोहों, इस समय शादी विवाह भी होता है, तो इस तरह से चिन्हित किया जाता है। पटाखों की मांग को देखते हुए तो पटाखों पर बैन करने की बात की जाती है। तो इस तरह से ग्रीन क्रैकर को छोड़कर व्यापक रूप से कह सकते हैं कि जो पटाखे हैं उपलब्ध नहीं हैं और पटाखों पर आधिकारिक प्रतिबंध भी लगाया जा रहा है। इन सभी से अतिरिक्त धुआं खराब हवा में जोड़ता है और वायु गुणवत्ता मीटर को बहुत खराब और गंभीर में बदल दे रहा है। गंभीर श्रेणियों में यह जो है जाना जा रहा है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय से एक सार्वजनिक आक्रोश और चिंताओं का कह सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय इस बात को लेकर काफी नाराज है और सरकार की ओर से एक त्वरित प्रतिक्रिया चाहता है कि वह तुरंत दिल्ली पर कोई न कोई कार्रवाई करे और इस तरह से दिल्ली के लोगों को इस प्रदूषण से बचाने का प्रयास करे। तो निरपवाद रूप से मौसम में सुधार होता है और सब कुछ, क्योंकि अभी देखिए यह मामला हर वर्ष इस पर चर्चा की जाती है, लेकिन अभी यही बारिश हो जाती है तो फिर जो है मामला फिर जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। तो इस पर कोई ठोस दीर्घकालिक उपाय करने की आवश्यकता है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या को दूर करने का कह सकते हैं कि यह एक दोषारोपण खेल चल रहा है। लोग इसको राजनीतिक जो है व्यवस्था से संबंधित कर दिए हैं। लोग पंजाब के किसानों को काफ़ी आसानी से दोष दे देते हैं, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वायु प्रदूषण संकट कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे रातों रात हल किया जा सकता है। इसी तरह से पिछले साल लॉकडाउन ने इस बात के पुख्ता सबूत दिए कि सड़कों से वाहन को हटाने, औद्योगिक निर्माण गतिविधियों को बंद करने से आसमान साफ हो गया था। पिछले वर्ष आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली में नीला बादल दिखाई दिया, जबकि बहुत दिन बाद आसमान नीला दिखाई ही नहीं देता था। तो यह पोल्यूशन की वजह से, तो यह पराली तो पिछले वर्ष भी जलाई गई होगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं यह निर्माण उद्योग और लाखों हजारों वाहन रोज चल रहे हैं। इसलिए इसके लिए हालांकि वहां पर दिल्ली सरकार ने ऑड इवन लागू किया तो लोगों ने दो दो गाड़ियां खरीद ली। तो इस पर कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, तभी जो है इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। अब बढ़ते हैं, यह पेज नंबर 7 पे आया हुआ है संपादकीय पृष्ठ पे, द पाथ टू राइटिंग हिस्टोरिकल रॉन्ग्स। तो संदर्भ यही है कि ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने का मार्ग। तो तमिलनाडु सरकार को आदिवासी विकास के लिए एक स्वशासित पथ बनाने के लिए अपने चुनावी हितों को अलग रखने की जरूरत है। क्योंकि अभी तमिल फिल्म जय भीम जब से आई है एक नई बहस शुरू हो गई है। तो तमिल फिल्म जय भीम इरुला समुदाय द्वारा किए गए भेदभाव को चित्रित किया है, जो तमिलनाडु के 36 आदिवासी समुदायों में दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है। तो वे पारंपरिक रूप से उपचारकर्ता, सांप और चूहे पकड़ने वाले हैं, लेकिन अब मुख्य रूप से ईंट भट्ठों, चावल मिलों आदि में काम करने के लिए विभिन्न स्थानों पर प्रवास करते हैं। तो भारत में कई आदिवासी समूहों की तरह इरुला भी आदतन अपराधियों के कारण आपराधिकता के कलंक को झेलते रहते हैं। इस फिल्म में इसी बात को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर 2-3 जैसे अभी अधिनियम है जो औपनिवेशिक आपराधिक जनजातीय अधिनियम, ये भी आपको जानना आवश्यक है। 1871 में ब्रिटिश काल में इसे लाया गया था। तो यह कानून एक क्रूड औपनिवेशिक निर्माण है जिसे जल्द से जल्द, हालांकि इसमें संशोधन कर आज़ादी के बाद 1952 में किया गया, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस फिल्म में पुलिस के अत्याचार और सरकारी अधिकारियों की संवेदनहीनता और समुदाय के संघर्षों को उजागर किया है। तो यहाँ पर जो बिंदु आ रहा है इसको थोड़ा सा इसमें जान लीजिए कि ये क्या है। तो 1871 में औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश सरकार ने भारत की कुछ खानाबदोश और अर्ध खानाबदोश जनजातियों को आपराधिक जनजाति अधिनियम यानी क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट पारित करके जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया। फिर इसके साथ बहुत अमानवीय व्यवहार किया गया और उनको पूरी तरह से अपराध के रूप में, चूंकि वो खानाबदोश एक स्थान से दूसरे स्थान पर वह जाते थे, रोजगार मतलब खाने पीने की व्यवस्था करते थे, इस वजह से उनको अपराधी घोषित कर दिया गया। तो यह एक विडंबना ही है। आज़ादी के बाद 1952 में इस जनजाति के अपराधी के होने के ठप्पे से मुक्ति तो मिल सकी, लेकिन भारत सरकार ने इन जनजातियों को अनाधिसूचित करते हुए इस कानून को एक नया नाम दे दिया, आदतन अपराधी अधिनियम। हालांकि पुराने कानून का नाम बदल दिया गया, बस कह सकते हैं प्लेट बदल दी गई और
उसमें जो खाना है वही था। तो इस तरह से यह नया कानून भी कुल मिलाकर पुराने कानून से कोई खास जुदा नहीं है। कल की आपराधिक जनजातियां अनाधिसूचित आपराधिक जनजातियों के रूप में अपने साथ लगे उसी पुराने सामाजिक लांछन के साथ जीने को मजबूर हैं, और इन जनजातियों की क्षमताओं और प्रकृति के अनुकूल इनके लिए सम्मानजनक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सरकारें पूर्णतः असफल साबित हुई हैं। तो इस तरह से यह अधिनियम था। इसी तरह से वन अधिकार अधिनियम 2006 भी आया, इसका भी लाभ यह जनजातियां नहीं उठा पा रही हैं। तो इसमें यह जो अधिकार 2006 में आया 2005 एक्ट के तहत, तो यह जो है निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियां और अन्य पारंपरिक वनवासी जो पीढ़ियों से ऐसे जंगलों में निवास कर रहे हैं को वन भूमि पर उनके वन अधिकारों को मान्यता देता है, लेकिन यह सब व्यवस्था उनको नहीं मिलती है। तो इस तरह से इसके लिए भी शासा समिति 2013 में गठित की गई, और उसमें यही कहा गया जनजातीय समुदायों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य स्थिति की जांच करने और उनमें सुधार के लिए उपयुक्त हस्तक्षेपकारी उपायों की सिफारिश करने का भी कार्यभार सौंपा गया, और इसकी रिपोर्ट 2014 में दी गई, लेकिन उसमें कोई भी परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में सरकारों को इस पर खासकर तमिलनाडु सरकार को लेकर के यह जो है इस पर यह लेख आया हुआ है। तो यही बात की जा रही है कि इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी इसमें जो है शासा समिति के बावजूद भी उन लोगों को वह अधिकार और उनके जो है रक्षा नहीं की जा रही है। तो संविधान के निर्माताओं ने आधुनिकता के मूल्यों को एसटी के साथ साझा करने के महत्व को रेखांकित करते हुए भी जो आपस में बहुत अधिक विविधता रखते हैं उन्हें कुछ हद तक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती थी ताकि वे अपनी बात रख सकें। उनके विकास की खोज में राष्ट्र राज्यों ने यह महसूस किया कि पारिस्थितिकी, भाषा, लोकतंत्र, समानता, संपत्ति के अधिकार आदि के संबंध में आदिवासी दृष्टिकोण कुछ तत्व मानव प्रगति और सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण सबक हैं। इसके आधार पर यही कारण है कि 5वीं और 6ठी अनुसूची में और साथ साथ अनुच्छेद 244 1 और 2 में शासित पूर्वोत्तर और पूरे भारत के जनजातियों को कुछ अधिकार प्रदान करती है, लेकिन वो अधिकार भी इन्हें हासिल नहीं है। तो अनुसूचित क्षेत्रों का निर्माण हो। मुंगेकर समिति 2009 में 5वीं अनुसूची को, जो 5वीं अनुसूची क्या है, अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान करता है, तो आदिवासी विकास के लिए संविधान के भीतर संविधान के रूप में उन्होंने करार दिया था, और यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों के निर्माण की अनुमति देता है। यद्यपि अनुसूचित क्षेत्रों के निर्माण के संबंध में कोई मानदंड नहीं बनाया गया, और इन क्षेत्रों के निर्माण के लिए ढेबर आयोग के बाद 4 कारकों का उपयोग करना आदर्श बन गया। यानी जनसंख्या में जनजातियों की प्रधानता। आज देखिए 2011 की जनगणना के आधार पर देखा जाए तो भारत में कुल आबादी का 8.6% यानी 10 करोड़ से अधिक आबादी जनजातियों की है। कॉम्पैक्ट और उचित आकार, क्षेत्र की अविकसित प्रकृति और लोगों के आर्थिक मानकों में उल्लेखनीय असमानता है। तो इस तरह से 2011 के अगर हम तमिलनाडु राज्य की बात करें तो 1.1% एसटी आबादी के साथ सामुदायिक विकास यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक जैसे विलुपुरम जिले में, कलारायन पहाड़ियाँ, नामक्कल जिले में, कोली हिल्स, सेलम जिले में यरकौड ब्लॉक जैसे, और तिरुवन्नामलाई जिले में जवादी हिल सुना होगा, उसमें एसटी आबादी है। यानी क्रमशः उसमें 80%, 96%, 67% और 91%। तो इन 4 सीडी ब्लॉकों में साक्षरता दर जो है 44% है और 62% के बीच है, जबकि जनगणना के अनुसार तमिलनाडु में समग्र साक्षरता दर 80% है। तो ये लोग क्यों वंचित हैं, क्यों इनको अधिकार नहीं मिल रहा है? तो गैर कृषि मुख्य श्रमिकों का अनुपात शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण मार्कर 4 सीडी ब्लॉकों में 3 में 10% से कम है, जबकि तमिलनाडु में यह कुल मिलाकर कितना है, 60% है। सोचिए, और इनका मात्र, तो यह क्यों मतलब उपेक्षित हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तमिलनाडु में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों का तुलनात्मक आर्थिक पिछड़ापन इस तथ्य से स्पष्ट है कि 2015-16 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 75% यानी 78 की तुलना में केवल
55%, 65% और 37% अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं। तो तमिलनाडु के सभी घरों में 61% और इसके आसपास स्वच्छ ईंधन, कंक्रीट के घरों और स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच थी। अन्य लोग अभी उपेक्षित हैं। तो 2014-15 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडी द्वारा किए गए प्राथमिक सर्वेक्षण से भी यही पता चला है कि तमिलनाडु के सभी जमींदार नमूना आदिवासी परिवारों में कृषि भूमि का औसत आकार केवल 1.42 एकड़ था, जिसमें 52% भूमिहीन था। तो इरुला और पनियान समुदायों में भूमिहीनता क्रमशः सोच रहे हैं 89% और 68%। इन लोगों की जमीनें कहाँ गई, ये कहाँ गए? तो इन 4 प्रखंडों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाए। अब तक 50% से अधिक एसटी आबादी वाले क्षेत्रों को तमिलनाडु में एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना, जिसे टीडीपी क्षेत्र घोषित किया गया था। और 5वीं अनुसूची के लागू होने से पंचायती राज संस्थान न केवल अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार अधिनियम 1996 के तहत अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित है, बल्कि ग्राम सभाओं के माध्यम से एसटी को 3 प्रकार की स्वायत्ता उपलब्ध कराई जाती है। और विकास संबंधी स्वायत्ता भूमि अलगाव, भूमि अधिग्रहण, आदिवासी उप योजना, सामाजिक क्षेत्र के संस्थानों आदि के लिए आदिवासी कानूनों और रीति रिवाजों के अनुसार विवादों के समाधान पर स्वायत्ता और प्राकृतिक संसाधनों के स्वामित्व प्रबंधन स्वायत्त, यह सब जो है आवश्यक है। तो इस तरह से इसे पुनः आकार करने के या पुनः कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता है। तो चूंकि इसमें जो कम्पैक्ट आदिवासी क्षेत्र जिसमें 50% से कम आदिवासी आबादी वाले गांव का गठन किया जा सकता है, इनको सीडी ब्लॉक में एक महत्वपूर्ण आदिवासी आबादी के साथ नए प्रशासनिक क्षेत्रों में सीमांकन करने के लिए पहचाना जा सकता है, जिसे बाद में 5वीं अनुसूची के दायरे में लाया जा सकता है। इनको अलग किया जाए और उन्हें अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाए। यह केवल भारत सरकार द्वारा 1976 में की गई मुंगेकर समिति द्वारा दोहराई गई प्रतिबद्धता को पूरा करना होगा। तो अनुसूचित क्षेत्रों के अलावा जिन गांवों में अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक हैं लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में हैं, उन्हें पहले से मौजूद आईटीडीपी क्षेत्रों के तहत लाया जाना चाहिए, जो कि जनजाति सलाहकार परिषद की सलाह से तमिलनाडु में शासित हैं। तो टीएसी क्या है? एक सलाहकार निकाय है और इसके सदस्यों में से चौथाई एसटी समुदाय के होने चाहिए। यह भी नहीं पूरा कर रहा है कोरम। तो इस तरह से आगे की राह यही हो सकती है कि तमिलनाडु सरकार को आदिवासी विकास के लिए एक स्वशासित मार्ग बनाने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाने और अपने चुनावी हितों को अलग रखने की जरूरत है। बेशक ये उपाय अकेले सभी आदिवासी समस्याओं का रामबाण इलाज नहीं है, लेकिन इससे स्पष्ट नीतियों और वार्षिक जनजातीय उपयोजना में परिलक्षित जनजातीय विकास के लिए एक योजना के साथ पूरक होना चाहिए। और इस योजना के निर्माण में तमिलनाडु में विभिन्न जनजातियों के प्रतिनिधियों को शामिल करना चाहिए। और इस संदर्भ में अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 2021 के लिए तमिलनाडु राज्य आयोग की घोषणा सही दिशा में एक कदम है। अब बढ़ते हैं पेज नंबर 9 पर। इसको जीएस के पॉलिटी में डाला जा सकता है। ड्यूटी शुड बी ओनली मंत्रा सेज पीएम। इस खबर का जो संदर्भ यही है कि पीठासीन अधिकारियों की बैठक में ओम बिरला जो लोकसभा स्पीकर हैं ने सभी विधायिकाओं के नियमों और प्रक्रियाओं में एक रूपता का आह्वान किया और यह शिमला में आयोजित की जा रही है। 100 साल पहले 1921 में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का पहला सम्मेलन शिमला में हुआ था और इस बार भी यही हो रहा है। तो इसमें जो प्रमुख तथ्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद सदस्यों और जनप्रतिनिधियों को कर्तव्य मंत्र देते हुए कहा कि आने वाले 25 साल देश के लिए बेहद अहम है, क्योंकि अगले 25 सालों के लिए देश के कानून निर्माताओं तथा जनप्रतिनिधियों के लिए सिर्फ एक ही मंत्र होना चाहिए, कर्तव्य कर्तव्य कर्तव्य, यानी ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी। तो इस तरह से पीएम ने विधायिका और पीठासीन अधिकारियों को सुझाव देते हुए कहा कि साल में 3-4 दिन ऐसे रखे जा सकते हैं जहां सामाजिक क्षेत्र में कुछ नया, विशेष और रचनात्मक कर रहे जनप्रतिनिधियों को अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया जा सकता है। जनता हमेशा राजनीति में नए लोगों और नई ऊर्जा को मौका देती है। तो इस 2 दिवसीय सम्मेलन में 26 राज्यों के पीठासीन अधिकारी भाग ले रहे थे और इसमें पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के लोग मौजूद नहीं थे। तो इस तरह से एक सदी की यात्रा, मूल्यांकन और आगे का रास्ता, संविधान, सदन और लोगों के प्रति पीठासीन अधिकारियों की जिम्मेदारी विषय पर चर्चा हुई इसमें। तो इस जबकि दल बदल विरोधी कानून पर एक रिपोर्ट सम्मेलन से पहले रखी जाएगी। तो इस तरह से इसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस बात को कहा। तो अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों की बैठक में वर्चुअल
रूप से प्रधानमंत्री मोदी ने एक राष्ट्र एक विधायी पोर्टल का भी आह्वान किया और उन्होंने सभी विधायिकाओं को एक तकनीकी बढ़ावा देने और उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ने की अनुमति देने के लिए एक पोर्टल बनाने का आह्वान किया। इससे विधायिकाओं को आने वाले समय की जरूरतों के हिसाब से तकनीकी रूप से मजबूती मिलने के साथ साथ देश की सभी लोकतांत्रिक इकाइयों को जोड़ने का भी काम हो सके। और इस मौके पर उन्होंने सदनों में राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठते हुए मर्यादा और गंभीरता से भरी क्वालिटी डिबेट के लिए भी अलग समय निर्धारित किए जाने का सुझाव दिया। तो वर्तमान हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष ने बताया कि शिमला 7 बार सम्मेलन की मेजबानी की थी और पहला सम्मेलन भी 1921 में हुआ था और 1925 में महिलाओं को वोट देने के अधिकार देने के समर्थन में सम्मेलन में ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किए गए थे। एक समय था कि इन बैठकों में स्पीकर राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं होते थे, लेकिन अब यह परंपरा खत्म हो गई है। स्पीकर भी इसमें भाग लिए थे। अब बढ़ते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, हम हमारी संसदीय प्रणाली के सुधारों को शुरू करने में और देरी नहीं कर सकते, क्या आप सहमत हैं? ऐसे सुधारों के संबंध में सुझाव दें। इसमें सर्वप्रथम आपको यहीं पर भूमिका में आपको बताना है कि 82वीं पीठासीन अधिकारियों की जो सम्मेलन चल रहा है, तो इसमें सभी लोग भाग लिए, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, सभी विधायिकाएं, 26 राज्यों की विधायिकाएं, सब ने भाग लिया। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, सभी लोगों ने इसमें भाग लिया और इस तरह से संसदीय प्रणाली में सुधारों की बात की, वन पोर्टल, वन लेजिस्लेटिव की बात की गई। तो इसमें और क्या सुझाव हो सकते हैं, तो भूमिका में बताते हुए मध्य भाग में इन्हीं चीज़ों का आपको बताना है और निष्कर्ष में इसको बताया जा सकता है कि आने वाले समय में, चूंकि अब समय बदल रहा है, ऐसे में नई तकनीकों और नई प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल किया जाए और लोगों को जो नए जो सदस्य चुन के आते हैं, उनको जो पहली बार चुन के आता है, उनको प्रशिक्षित किया जाए और इस तरह से यह जो है सुधार अपरिहार्य हो गया है। तो इस तरह से सकारात्मक निष्कर्ष लिखते हुए इसके उत्तर को आपको पक्ष पोषित करना है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को हासिल करने की दिशा में आने वाली बाधाओं पर प्रकाश डालिए और इन बाधाओं से छुटकारा पाने के उपाय भी सुझाएं। तो इसमें भी वही है कि भूमिका में आपको बताना है कि जो है वर्तमान में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज ने क्या हासिल किया है और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज है क्या, सर्वप्रथम इसको बताते हुए और वर्तमान में इसने कितना जो है इस पर कार्य किया है और फिर मध्य भाग में इसमें थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे, फिर जो इसके सामने चुनौतियां आ रही हैं उसको बताएंगे, निजी क्षेत्र का हस्तक्षेप, इन सब बातों को लिखते हुए अंत में निष्कर्षता यही बताना है कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को जरूर हासिल सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज जो है भारत के खासकर मध्यम वर्ग गरीबों के लिए यह एक महत्वपूर्ण एक टूल है और तो इसका क्रियान्वयन करना बहुत ही आवश्यक है। तो निष्कर्षता आप इसको इसी तरह लिख सकते हैं। तो इस तरह से आज का अंक यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।